हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नीट 2020 का पेपर जो 13 सितंबर को ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें बायोलॉजी सेक्शन में हम जो जूलॉजी के टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए बच्चों, यहाँ जूलॉजी का जो क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस। मतलब यहाँ पर डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन को कम करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहां पर हमें डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है, और इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करवाना है। ओके बच्चों, तो अब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, सो रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके अलावा जो एडीएच हार्मोन है, ये टू मैकेनिज्म्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करवाने के लिए। और वहीं बात करते हैं हम एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड की या फैक्टर की, तो वो रास और एडीएच को अपोज करके फॉर्म करवाता है डाइल्यूट यूरिन। ओके, सो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ये करवाएगा डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन। हमने कहा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो रेनिन जो है इसका सोर्स होता है किडनी की जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर और जेजी सेल्स। वहीं एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन जो है ये किया जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि हमें डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है। तो फर्स्ट देखिए, देयर इज डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल। तो देखिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला जीजी सेल से जो रिलीज होने वाला रेनिन है। तो देखिए बच्चों, रेनिन रास मैकेनिज्म का पार्ट है, तो अगर रेनिन की एक्टिविटी कम होगी तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। वहीं देखिए हम सेकंड बात करते हैं, तो मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। तो बेटा यहां देखिए, एडीएच जो हार्मोन है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ओके, अगर इसकी अंडर एक्टिविटी होती है, मतलब इसका सिक्रेशन कम होता है, तो ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। और यहां लिखा हुआ है मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, तो ये वैसे ही गलत हो गया, यहां पर मोर वर्ड रॉन्ग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। वहीं अगर हम बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। देखिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जैसा हमने कहा था, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है, रास मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मतलब डीसीटी, इसके साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट से मोर सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा के कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब डाइल्यूट यूरिन के फॉर्मेशन को कम करेगा। तो ये आंसर होगा हमारा। इसके अलावा फोर्थ हम देख लेते हैं, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर कॉजेज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो देखिए बच्चों, एएनएफ जो है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवाता, ये वेजो डायलेशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए यहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रॉन्ग है। ओके, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन और आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई। देखिए जैसे समझ आ रहा है, हमें ये बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मतलब ह्यूमलिन की बात हो रही है। तो उसके अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो देखिए जो प्रो इंसुलिन होता है, it has 3 polypeptide chains named as A, B and C, but it is an inactive form.
अगर इसका कन्वर्जन हमें एक्टिव फॉर्म में करना होता है सो वी हैव टू रिमूव सी पेप्टाइड चेन। तो इसका जब कन्वर्जन किया जाता है मैच्योर इंसुलिन में, तो बच्चों मैच्योर इंसुलिन के अंदर सी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होता एंड ए एंड बी चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ए और बी चेन्स को लिंक करने के लिए डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं, राइट, और इसी को कहा जाता है ह्यूमुलिन। और फर्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ ह्यूमुलिन वाज मेड बाय एली लिली अमेरिकन कंपनी इन द होस्ट ई कोलाई। ओके, तो अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। तो देखिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, जैसा हमने कहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। वहीं बात करते हैं इन मेन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है बीटा सेल्स के थ्रू प्रो इंसुलिन, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन, देखिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए था डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो ये आंसर नहीं हो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जो है वो होगा फोर्थ। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। तो देखिए ये एवोल्यूशन टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, सो दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हीकल। ओके, उसके अकॉर्डिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं वो अपीयर होते हैं, तो ये वाली थ्योरी अर्नेस्ट हीकल ने दी थी, बट विच वाज लेटर ऑन डिसअप्रूव्ड बाय वॉन बेयर। वॉन बेयर ने कहा था कि एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर वर्टिब्रेट। वॉन बेयर ने क्लियर कहा था कि वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियोज हैं वो कभी भी अदर वर्टिब्रेट एनिमल की एडल्ट स्टेजेस से पास नहीं होते, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब यही क्वेश्चन पूछा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने डिसअप्रूव किया था, तो आंसर है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, तो आंसर वुड बी सेकंड। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। देखिए गॉबलेट सेल्स की बात हो रही है, तो दीज गॉबलेट सेल्स आर एक्चुअली modified columnar cells. Okay, these are unicellular mucocytes, mucus secreting glands. Okay, so these cells are goblet cells. Okay, तो देखिए बच्चों, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, किसके मॉडिफिकेशन से बनेगा, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के। तो अब ऑप्शंस रीड करते हैं। तो पहला देखिए कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स, सेकंड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, थर्ड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स एंड फोर्थ इज कॉन्ड्रोसाइट। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स। देखिए ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन टॉपिक से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से क्वेश्चन लिया गया। तो जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करते हैं तो जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले P wave, then there is QRS complex and then T wave appears। तो बच्चों देखो, जो P wave है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, QRS कॉम्प्लेक्स है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और T wave है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में QRS कॉम्प्लेक्स पूछा है, तो देखिए रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये गलत है, ये T वेव रिप्रेजेंट करेगा। रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, ये भी गलत है। डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, ये भी गलत है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इट वुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें मैच करना है। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 में दिया है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, एयर ब्लैडर एंड पॉइजन स्टिंग। स्टेटमेंट से समझ आ रहा है एनिमल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। कॉलम सेकंड में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, तो 1 में दी गई प्रॉपर्टीज को इन एनिमल से हमें मैच करना है। तो देखिए फर्स्ट 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। तो देखिए बच्चों, जब हम कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो वहां पर एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा क्लास के मेंबर हैं जैसे पेट्रोमाइजोन, मिक्साइन। तो वहां पर बॉडी में रेस्पिरेशन में हेल्पफुल लेटरल साइड ऑफ बॉडी में 6 to 15 पेयर्स ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, जिनको कहा जाता है गिल स्लिट्स। तो ये साइक्लोस्टोमेटा का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये यहाँ पर कॉलम सेकंड में हम मैच करते हैं। तो देखिए ये सेकंड से मैच हो जाएगा। सेकंड में दिया है हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन। तो देखिए बच्चों, जब हम पाइसेस सुपर क्लास पढ़ते हैं तो वहां पर 2 क्लासेस को स्टडी किया जाता है, कॉन्ड्रेक्टाइज एंड ऑस्टेक्टाइज। कॉन्ड्रेक्टाइज कार्टिलेजिनस फिशेज होती है लाइक शार्क्स, रेस। तो अगर हम उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो दे हैव एसिमेट्रिक टेल, वी कैन से हेटेरोसर्कल टेल और हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन। देखिए यहाँ पर इस तरह का टेल प्रेजेंट होगा, इसको कहा जाता है हेटेरोसर्कल टेल। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कॉन्ड्रेक्टाइज का। तो इसको थर्ड से मैच किया जा सकता है। वहीं एयर ब्लैडर की बात करें तो देखिए बच्चों, एयर ब्लैडर जो है ये बोनी फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसकी वजह से बोनी फिशेस को बायंसी प्रोवाइड होती है और वाटर में वो स्टैग्नेंट पोजीशन में भी रह सकता है। तो ध्यान रखना, एयर ब्लैडर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑस्टेक्टाइज मतलब बोनी फिशेस का। तो इसको फोर्थ से मैच कर सकते हैं। अब पॉइजन स्टिंग की बात करते हैं। तो देखिए पॉइजन स्टिंग जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस फिश जिसको ट्राइगोन कहा जाता है या इसको स्टिंग रे भी कहा जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इस पॉइजन स्टिंग का यूज ये डिफेंस या ऑफेंस में करती है। तो इसे हम मैच कर सकते हैं ट्राइगोन से। तो अगर यहाँ पर करेक्ट मैचिंग करके देखें हम, तो ए का सेकंड से मैचिंग होगा। देखिए एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिजम्स विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को इनकी प्रॉपर्टीज से मैच करना है। तो देखिए पहला है यहाँ पर बेसिलस थुरिनजिएंसिस। तो देखिए बच्चों, जो बेसिलस थुरिनजिएंसिस है, यहाँ से हमें क्राइजीन्स ऑब्टेन होता है, और क्राइजीन्स अपने आप को एनकोड करके क्राई प्रोटीन्स, जो एक टाइप का एंडोटॉक्सिन है, वो फॉर्म करती है। और इन क्राइजीन्स का यूज हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसे हम मैच कर सकते हैं क्राई प्रोटीन से। बेस्ट ऐसे प्लांट्स का एग्जांपल है बीटी कॉटन प्लांट, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम। इसके बाद देखिए बच्चों, थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है, ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां पे हमें टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन होता है। और टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो इवन 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टेबल कंडीशन में रहता है। इसीलिए इसका जो यूज है वो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर में करते हैं। तो इसे हम मैच कर सकते हैं थर्मस एक्वेटिकस। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होता है? टैग पॉलीमरेज विच इज अ डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसे हम मैच कर सकते हैं थर्ड से। वहीं बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, जिसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, और इसके पास जो प्रेजेंट टीआई प्लाज्मिड होता है उसको हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने में। तो इसका वेक्टर हम यूज कर सकते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो इसे मैच कर सकते हैं हम फर्स्ट से। वहीं देखिए बच्चों, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ओके, इसके प्लाज्मिड को
यूज किया गया था फर्स्ट आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करवाने में, और फर्स्ट आरडीएनए जो फॉर्म किया गया था उसको ई कोलाई होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया गया था। तो अगर होस्ट पूछा जाता है तो आंसर होता है ई कोलाई, और अगर हम प्लाज्मिड किसका यूज किया गया था ये पूछते हैं तो आंसर होता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। हालांकि यहाँ पर केवल इतना सा दिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल में किसको यूज किया था, तो आंसर यहाँ पर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम मैच किया जा सकता है। तो इसे हम सेकंड ऑप्शन से मैच करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग मैचिंग कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो देखिए ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसको मैच करके भी हम आंसर निकाल सकते थे, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी possesses पेप्टाइड बॉन्ड, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। पता चल रहा है बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उन्हें इन केमिकल से करेक्टली मैच करना है। तो देखिए इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो देखिए बच्चों जब हम एंजाइम इनहिबिशन पढ़ते हैं तो वहां पर 3 टाइप्स ऑफ इनहिबिशन की हम बात करते हैं। पहला कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव और थर्ड फीडबैक इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल आता है कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट और ऑक्सिलो एसीटेट, मतलब सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिशन हम कर सकते हैं मेलोनेट से या ऑक्सिलो एसीटेट से। तो देखिए यहाँ पर इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो इसे मैच किया जा सकता है मेलोनेट से। वहीं देखिए सेकंड ऑप्शन में बोला है पेप्टाइड बॉन्ड, और हम जानते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में। तो अब देखिए यहाँ एक ही ऑप्शन में प्रोटीन दिया गया है, दैट इज कोलेजन प्रोटीन। ओके, तो विच इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन एज वी नो, तो इसे हम मैच कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन से। वहीं देखिए सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, फंजाई में सेल वॉल का फॉर्मेशन काइटिन करता है विच इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो इसे हम मैच कर सकते हैं थर्ड से। और वहीं देखिए बच्चों सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करी है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, वहां पर जो टॉक्सिन कैटेगरी है वहां के 2 मेंबर्स हैं रिसिन, इसके अलावा एब्रिन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में वही टॉक्सिक मटेरियल दिया गया है, तो इसे मैच किया जा सकता है फर्स्ट ऑप्शन से। तो देखिए बच्चों इस मैचिंग के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन सेलेक्ट करें तो ए का सेकंड, देन बी का फोर्थ, तो यहाँ पर जो आंसर हो गया बच्चों वो होगा सेकंड। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाय, तो देखिए एनिमल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बच्चों बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल की बात हो रही है, तो बेटा ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था प्लेटीहेल्मिन्थेस के केस में। ओके, सो फर्स्ट टाइम appeared in case of platyhelminthes, राइट। और वही बात करते हैं, देखिए एसिलोमेट, ए मीन्स एब्सेंस, सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी। तो फर्स्ट टाइम जो ट्रू बॉडी कैविटी अपीयर हुआ था दैट वाज इन एनेलिडा। फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है एस्के हेल्मिन्थेस में, और उससे पहले वाले अगर हम फाइला की बात करते हैं लाइक पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो वहां पे एसिलोमेट कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो एसिलोमेट एनिमल्स जो हैं दे आर प्रायर टू एस्के हेल्मिन्थेस। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमें चूज करना है। तो देखिए बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो एनेलिडा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, टीनोफोरा जो है यहाँ पर बात करते हैं तो बाई रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं तो बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एस्के हेल्मिन्थेस से पहले आता है, तो बिल्कुल ठीक है, थर्ड आंसर हो सकता है। फोर्थ पे आते हैं तो एस्के हेल्मिन्थेस, तो एस्के हेल्मिन्थेस में बायलैटरल सिमेट्री तो प्रेजेंट होती है बट एसिलोमेट कंडीशन नहीं होती, स्यूडोसिलोमेट है, तो आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। देखिए ये लोअर एनिमल से क्वेश्चन लिया गया है, कॉकरोच से। तो अगर कॉकरोच का हेड है उसको हम डिटैच कर दे बॉडी से तो भी ये कुछ डेज तक, लाइक 1 वीक तक सर्वाइव करता है। क्या रीजन होता है? तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये है बच्चों कि हेड में इट कंटेन्स अ लिटिल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का केवल थोड़ा सा पार्ट ही हेड में प्रेजेंट होता है। तो पहला तो ये है कि हेड contains a small portion of nervous system। बाकी जो मैक्सिमम नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो कॉकरोच के वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेकंड क्या रीजन है इसका कि जो हेड में, अगर हम बात करते हैं स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की, अगर हेड को रिमूव करके उस पार्ट को बॉडी से अलग भी कर दिया जाए तो भी रेस्पिरेशन है वो इंटरप्ट नहीं होता, क्योंकि रेस्पिरेशन को ब्रेन यहाँ कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो ट्रैकियल सिस्टम मिलता है, जिसको कंट्रोल करने में ब्रेन का यहाँ रोल नहीं है। तो सेकंड, ब्रेन does not control respiration। थर्ड ऑप्शन ध्यान से समझिएगा कि अगर हम हेड को रिमूव कर दें और कॉकरोच की बॉडी में जो हीमोलिम्फ प्रेजेंट है वो अगर बॉडी से बाहर निकल जाए, फिर भी ये ऑलमोस्ट 1 वीक तक सर्वाइव कर जाता है, ब्लड मीन्स हीमोलिम्फ के निकलने के बाद भी। उसका रीजन ये भी है कि हीमोलिम्फ जो है उसमें किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। जो ब्लड और हीमोलिम्फ है उसका गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कॉकरोच 1 वीक तक सर्वाइव करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हीमोलिम्फ lacks respiratory pigment। ओके, और वहीं लास्ट बात करते हैं। तो देखिए, बर्ड्स और मैमल्स के अलावा बाकी जितने एनिमल किंगडम के मेंबर हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड। उनको बॉडी टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक लेवल पे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए उनकी बॉडी में कंपैरेटिवली एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। तो हेड रिमूव कर दिया तो उसका जो माउथ पार्ट है वो भी रिमूव हो जाता है, तो फिर भी ये बिना कुछ फूड एंड वाटर के इनटेक के सर्वाइव कर रहा है। रीजन ये है उस टाइम पे बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है वो मेटाबोलाइज होके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बॉडी में कम है। रीजन ये भी है क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो फोर्थ हम लिख सकते हैं इट इज कोल्ड ब्लडेड। तो देखिए ये बेसिक रीजंस होते हैं स्टेटमेंट के कि हेड ऑफ कॉकरोच को डिटैच करने के बाद भी कॉकरोच 1 वीक तक अप्रोक्स सर्वाइव करता है। तो देखते हैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, द हेड होल्ड्स 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the dorsal part of body। तो देखिए ये गलत है। वहीं बात करें, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तो देखिए बच्चों, कॉकरोच में जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है वो ईसोफेगस के ऊपर वाली साइड में प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस के डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका हेड ऑफ कॉकरोच रिमूव करने से डायरेक्ट कोई रूल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, ये पूरी तरह गलत है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the ventral part of its body, जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। सो राइट आंसर इज फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है, जैसा नाम से समझ आ रहा है, कहाँ से रिलीज होगा, एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन, ओके। तो इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाला एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को, ट्रिप्सिनोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम पेंक्रियास, सो ट्रिप्सिनोजन को ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, ओके। तो यहाँ अगर हम मैच करें तो देखिए फर्स्ट इज पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, तो ये कन्वर्जन HCl करता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड, तो ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन, वेरियस टाइप ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, तो ये राइट आंसर है। एंड कैसिनोजन इनटू कैसीन, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसीलिए आंसर कौन सा होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट हमें चूज करना है। कॉलम 1 में दिया गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टा, कॉक्लिया, यूस्टेकन ट्यूब एंड स्टेप्स। तो देखिए ये नर्वस सिस्टम के ईयर वाले पोर्शन का क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ कुछ ऑर्गन्स दिए हैं जिन्हें इनकी प्रॉपर्टीज से मैच करना है। सो ऑर्गन ऑफ कॉर्टा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टा बेसिक यूनिट ऑफ हेयरिंग होता है। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टा की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हम इंटरनल ईयर में कॉक्लियर पार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टा सिचुएटेड होता है, ओके बच्चों। तो अगर हम यहाँ मैच करना चाहें तो देखिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टा लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसे हम मैच कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन से। वहीं कॉक्लिया की बात करें तो देखिए इंटरनल ईयर जो है इट इज अ लिम्फ और फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नोन एज लेबरिंथ। तो ये इंटरनल ईयर और लेबरिंथ का वो पोर्शन है जो कॉइल्ड होता है, जिसमें 2 3/4 टोटल कॉइलिंग प्रेजेंट होती है। तो अगर हम इसे मैच करना चाहें तो ये सेकंड से मैच हो जाएगा। वहीं यूस्टेकन ट्यूब की बात करते हैं बच्चों, तो यूस्टेकन ट्यूब जो है दीज आर पेयर ट्यूब्स विच कनेक्ट मिडल ईयर एंड नेजोफेरिंग्स। ये जो यूस्टेकन ट्यूब्स हैं ये मिडल ईयर को नेजोफेरिंग्स से कनेक्ट करने का काम करती है। एंड फंक्शन क्या होता है इनका, टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के दोनों तरफ एयर प्रेशर को बैलेंस करना, ओके। तो अगर यूस्टेकन ट्यूब की बात करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा, तो इसे हम फर्स्ट से मैच कर सकते हैं। और स्टेप्स की बात करें अपन तो देखिए बच्चों मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होता है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। और स्टेप्स जो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये जाके अटैच होता है ओवल विंडो से, और ओवल विंडो के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है इंटरनल ईयर से। तो इसे हम मैच कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन से। तो यहाँ पर जो राइट मैचिंग है वो हम चेक कर सकते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टा लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, तो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम आंसर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रॉन्ग की बात हो रही है, राइट की नहीं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसा हमें समझ आ रहा है ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक का क्वेश्चन है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात हो रही है। तो देखिए अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कैरियर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, राइट। अब जितना ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल होगा उतना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा कहाँ होता है, एल्वियोलाई पे, तो एल्वियोलाई पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं टिश्यू लेवल पे, तो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, तो उस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, और डिसोशिएट होके जो फ्री हीमोग्लोबिन है वो जाके CO2 से बाइंड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टिश्यू लेवल पे क्या होगा, CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे कहा जाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ओके। सो कार्ब
अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो देखिए बच्चों, जितना ज्यादा CO2 होगा उतना ज्यादा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। और एक पॉइंट और यहाँ पे कि अगर बात करते हैं CO2 की, तो देखिए CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाता है कार्बोनिक एसिड, जो हाईली अनस्टेबल है, तो इजीली वो डिसोशिएट हो जाता है H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन में। ओके, तो CO2 एंड H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, और H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही H+ और बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो जितना ज्यादा CO2 होगा उतना ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन, H+ आयन और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब हम ऑप्शंस रीड करते हैं। हमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है कि लो PCO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एल्वेलाई पे PCO2 CO2 का पार्शियल प्रेशर लो होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की जो रेट है वो ज्यादा होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतना ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। तो ये भी करेक्ट है। वहीं बात करते हैं, तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, क्योंकि अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन के CO2 से बाइंड होने के ज्यादा चांसेस होंगे रादर देन बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, तो ये भी बिल्कुल सही है। और वहीं बात करते हैं बच्चों, हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको हम देख सकते हैं। देखिए H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसको हम इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन्स का फॉर्मेशन ज्यादा कब हुआ होगा, जब कार्बोनिक एसिड ज्यादा बना होगा। और कार्बोनिक एसिड ज्यादा कब बना होगा, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई जब होता है, हमने अभी बात करी, PCO2 हायर कहाँ होता है, टिश्यू लेवल पे। तो CO2 एल्वेलाई के लेवल पे बात करें तो उसका पार्शियल प्रेशर लो होगा। ओके, और अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो एल्वेलाई में नहीं होती, तो यहाँ पर एल्वेलाई गलत है। हायर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल पे। फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो हायर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आना चाहिए था टिश्यू लेवल, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अभी हमने बोला कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन को, और CO2 हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर क्या बनाता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करना था, तो आंसर वुड बी फोर्थ। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द BT कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बेसिलस thuringiensis BT इज रेजिस्टेंट टू। देखिए क्वेश्चन से पता चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे बात हो रही है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट फॉर्मेशन की, BT कॉटन की। तो देखिए BT कॉटन जो है उसका फॉर्मेशन करने के लिए जो बेसिलस thuringiensis जो सॉइल बैक्टीरियम है उससे हमने क्राई जीन्स को आइसोलेट किया, वेक्टर के साथ उसे इंट्रोड्यूस करके हमने कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करके पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी का फॉर्मेशन करवाया। और ऐसे जो प्लांट्स है वो लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिक्टेयोप्टेरा, इन ऑर्डर्स के इंसेक्ट्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अगर हम बात करें, जैसे बेस्ट एग्जांपल है, हम बात करें तो कॉटन बॉलवर्म, कॉर्न बोरर,
आर्मी वर्म, बर्ड वर्म, ये सब, तो इनके अगेंस्ट ये वर्क करता है। अब क्वेश्चन में बात हो रही है कि बीटी कॉटन वेराइटी जो है वो किसके लिए रेजिस्टेंट है, तो जैसा अभी हमने बात करी, ये वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट के जो पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट वर्क करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है सेकेंड। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया। तो देखिए बच्चों, स्टेटमेंट से पता चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन है, हार्मोन्स एंड उनके फंक्शंस के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सो देखिए, पहला दिया है कि इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया। बच्चों, हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज होना, बट हमें पता होना चाहिए कि जो इंसुलिन है वो हाइपोग्लाइसीमिया करता है, ना कि हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, तो यहाँ हाइपरग्लाइसीमिया नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए रॉन्ग हो गया। वही बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है जो क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। तो अल्टीमेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एनहांस हो जाएगा। यही फंक्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल कॉर्टिसोल। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्यों रॉन्ग है। तो देखिए, ग्लूकागॉन ये पेंक्रियास के अल्फा सेल से रिलीज होने वाला हार्मोन है। यहाँ लिखा है कि ये हाइपोग्लाइसेमिया करवाएगा, गलत है बच्चों। ग्लूकागॉन है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया करवाता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखिए नेक्स्ट, इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैंक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। इंसुलिन की टारगेट सेल्स दे रखी हैं। तो देखो बच्चों, इंसुलिन की टारगेट सेल पैंक्रियाटिक सेल्स जनरली नहीं होती, एडिपोसाइट्स बिल्कुल ठीक है। और एडिपोसाइट्स के साथ यहाँ की टारगेट सेल्स हैं वो मसल सेल्स होती हैं, मतलब मायोसाइट्स, मसल फाइबर्स। इनके अलावा जो लिवर सेल्स है, हेपेटोसाइट्स, ये भी इंसुलिन की टारगेट सेल्स हैं। और टारगेट सेल्स में इंसुलिन जो है वो बाइंड होके पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को एनहांस कर देता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो यहाँ पर पैंक्रियाटिक सेल्स रॉन्ग है, इसीलिए आंसर नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, इनमें से हमें बेसिक अमाइनो एसिड को चूज करना है। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड अगर आपको सीधे लर्न है डायरेक्टली, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। देखिए, बेसिक अमाइनो एसिड ऐसा अमाइनो एसिड होता है जिसमें NH2 मीन्स जो बेसिक ग्रुप का नंबर जो है वो मोर देन 1 होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो उनको कहा जाता है बेसिक अमाइनो एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड जो है वो बेसिकली 3 है, हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन एंड लाइसिन। तो देखिए बच्चों, यहाँ हिस्टिडाइन और आर्जिनिन नहीं दिए हुए, लाइसिन दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर गिवन है जो एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। वेलिन की बात करते हैं तो ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो यहाँ आंसर होगा फोर्थ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट से समझ आ रहा है हमें कि ये एवोल्यूशन टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन से। तो अगर हम बात करते हैं पेंगुइन्स की, तो पेंगुइन्स आर पुट अंडर एव्स, ये बर्ड्स हैं। वहीं डॉल्फिन की बात करते हैं तो दे आर एक्वेटिक मैमल्स। ओके बच्चों, ये एक्वेटिक मैमल्स हैं। तो देखिए बच्चों, इनका अगर हम बेसिक स्पीशीज वाइज ओरिजिन देखें तो ओरिजिन इनका डिफरेंट है। ओके, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए बच्चों, फ्लिपर्स की बात हो रही है। ओके, तो फ्लिपर्स हैं, चाहे पेंगुइन की बात करें या डॉल्फिन की, फ्लिपर्स क्या काम करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ओके, तो चाहे पेंगुइन के फ्लिपर हो या डॉल्फिन के फ्लिपर हो, दोनों का फंक्शन जो है वो सिमिलर होगा। बट इनकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो पेंगुइन एव्स हैं, डॉल्फिन मैमल्स हैं, तो इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है और फंक्शन
हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सिमिलर है, तो ऐसे डेवलप्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है एनालॉगस ऑर्गन्स, और एनालॉगस ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं वो होते हैं ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शंस को देखें तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। तो यहाँ पर एनालॉगस ऑर्गन्स डायरेक्टली नहीं दिया, बट उनका जो मैकेनिज्म है इवॉल्व होने का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ओके बच्चों, देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एस.एल. मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड्स बाय मिक्सिंग ऑफ द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। देखिए क्वेश्चन से समझ आ रहा है एवोल्यूशन टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो जब हम एवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है केमिकल एवोल्यूशन, तो उसमें हम एविडेंसेस की फॉर्म में 2 एविडेंसेस देते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम मेटियोराइट और सेकंड एविडेंसेस फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। और उसमें मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टेनले मिलर। ओके, और स्टेनले मिलर ने क्या किया था कि जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस हैं उनको लेबोरेटरी में क्रिएट करके जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में प्रेजेंट जो कंपाउंड्स थे उनको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75,000 वोल्टेज डेवलप करके इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में रिएक्शन करवाया, एंड ही ऑब्टेन्ड 3 अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, and what he used in his experiment CH4 plus ammonia plus H2 in the proportion of 2:1:2 along with water vapor, और इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करवाया था। यही पूछा है बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन CH3 ये रॉन्ग हो गया, 600 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी रॉन्ग है। ओके, सेकंड ऑप्शन CH4H2 अमोनिया एंड वाटर वेपर ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है सेकंड। तो देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1। देखिए बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम बहुत सारे टाइप के टूल्स यूज करते हैं। उनमें फर्स्ट टूल आता है एंजाइम, सेकंड आता है सुटेबल वेक्टर और थर्ड आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। तो सबसे पहले हम जीन को आइसोलेट करने के लिए डीएनए पे कट प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके कट लगाता है, कट प्रोड्यूस करता है। उनमें बेस्ट एग्जांपल है इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है वो होता है GAATTC। 5' से 3' पे ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलता है। इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे जो बेसेस प्रेजेंट होंगे वो होंगे CTTAG एंड 5', और इको R1 जहां कट लगाता है वो लगाता है बिटवीन G एंड A इन बोथ स्ट्रैंड्स, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है इस सीक्वेंस को। तो देखिए फर्स्ट रॉन्ग हो गया GAATTC, सेकंड ऑप्शन में करेक्ट है GAATTC, तो आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटिन, स्ट्रिक्निन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर। देखिए पता चल रहा है बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, वहां पर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मेटाबोलाइट्स जो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए बच्चों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कभी भी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट रोल नहीं होता। सम ऑफ देम आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस, ओके, लाइक स्पाइसेस, सेंट्स, पॉलीमर्स एसेट्रा। कुछ ऐसे होते हैं जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स के डिफेंस मैकेनिज्म में यूज आते हैं। ओके, अब ऐसे जो बिटर सब्सटेंसेस
और टॉक्सिक मटेरियल्स को प्लांट प्रोड्यूस करता है ताकि अदर ऑर्गेनिज्म अगर प्लांट्स को हार्म करना चाहे तो वो ना कर पाए। तो इस तरह के टॉक्सिक एंड बिटर सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करके प्लांट अपने डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है, जैसे निकोटिन, स्ट्रिक्निन एंड कैफीन। तो देखिए ये किस में हेल्प करते हैं प्लांट के, तो इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिटिव वैल्यू, ग्रोथ रेस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया ये मेनली हेल्पफुल है डिफेंस एक्शन में, तो राइट आंसर वुड बी 4th। तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिया गया है। डायबिटीज मेलाइटस के लिए कंडीशंस पूछी है जो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखिए पहले डायबिटीज मेलाइटस की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉज्ड ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होने वाला एक डिसऑर्डर है, जिस केस में, जिस कंडीशन में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, तो देखिए बच्चों ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो एक्सेस ग्लूकोज है वो किडनी के थ्रू यूरिन में बाहर निकलने लगता है, एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। तो उस कंडीशन को कहा जाता है ग्लाइकोज यूरिया, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट से। इसके अलावा बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बनने लगती है, जैसा स्टारवेशन की कंडीशन में भी होता है, तो ब्लड में कीटोन बॉडीज अपीयर होंगी, तो उसको कहा जाता है कीटोनीमिया। और ये कीटोन बॉडीज यूरिन के थ्रू भी बॉडी से बाहर निकलेगा, उस कंडीशन को कहा जाता है कीटोन्यूरिया। ओके बच्चों, तो देखिए यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लगता है, इसके अलावा कीटोन बॉडीज आने लगती है, इन कंडीशन को हमने कहा ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया। इनको हम डिटेक्ट करके डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यही पूछा है कि यूरिन में कौन सी ये कंडीशंस डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करेंगी। तो अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों रीनल कैलकुलाई, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया, देखिए यहाँ हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, बट यहाँ पर बात हो रही है यूरिन की, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए यूरेमिया, जो होता है इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया लेवल, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कीटोन यूरिया ये सही है, बट यूरेमिया नहीं है, तो इसलिए सेकंड आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वापस यूरेमिया आया, तो ये रॉन्ग, रीनल कैलकुलाई नहीं होगा, किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, तो देखिए कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोज यूरिया, यही अभी हमने बात करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2 कॉलम्स दिए गए हैं, इन्हें करेक्टली हमें मैच करना है। तो कॉलम 1 में दिया गया प्लेसेंटा, जोना पेल्यूसिडा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड लेडिक सेल्स, और कॉलम सेकंड में इनसे रिलेटेड हार्मोन्स एंड प्रॉपर्टीज दिया गया। तो देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनसे 1 बाय 1 हम करेक्ट मैच करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला है प्लेसेंटा। तो देखिए बच्चों प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है, जो प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पे कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट करेगा। ओके, जैसे HCG, HPL, HCS, इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऐसे हार्मोन्स प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। तो देखिए बच्चों कॉलम सेकंड में प्लेसेंटा से रिलेटेड हार्मोन दिया है, लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो इसको मैच किया जा सकता है सेकंड से। ओके, नेक्स्ट में दिया है जोना पेल्यूसिडा। तो देखिए बच्चों जोना पेल्यूसिडा ओवम के अराउंड प्रेजेंट एक नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्टिकी लेयर होता है, जो इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन को या एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है।
ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचा जा सके। तो देखिए यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा को कॉलम सेकंड में हम मैच कर सकते हैं लेयर ऑफ द ओवम से। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड। तो देखिए ये मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसका सिक्रेशन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का काम करता है। तो देखिए बच्चों इसे मैच कर सकते हैं अपन फोर्थ से। नेक्स्ट में दिया है लेडिक सेल्स। तो देखिए बच्चों जो लेडिक सेल्स हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है, सो दे आर फाउंड इन इंटरस्टिशियल स्पेस in between the seminiferous tubules, and these are actually endocrine cells of the testis which are responsible for the secretion of androgens like testosterone hormone। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जो एक टाइप का क्या है, एंड्रोजन। तो लेडिक सेल्स को मैच किया जा सकता है बच्चों फर्स्ट से। तो अगर हम यहाँ करेक्ट मैचिंग देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा को मैच किया, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एडेनाइन डज नॉट पेयर विथ थायमाइन। देखिए बच्चों एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल टॉपिक का क्वेश्चन लिया गया है। तो हमें पता है अगर हम चारगाफ रूल की बात करें, सो एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और अगर हम गुआनाइन और साइटोसाइन की बात करते हैं तो ये दोनों आपस में पेयरिंग शो करते हैं और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एडेनाइन डज नॉट पेयर विथ थायमाइन, तो ये टोटली रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन एडेनाइन पेयर्स विथ थायमाइन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। जैसा हमने बोला चारगाफ्स रूल के अकॉर्डिंग ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, सो इट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए एडेनाइन पेयर्स विथ थायमाइन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पर ये 1 रॉन्ग है। और नेक्स्ट देखिए एडेनाइन पेयर्स विथ थायमाइन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो यहाँ पर 3 रॉन्ग है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। देखिए बच्चों बायोमोलिक्यूल टॉपिक का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो प्रोटीन है दैट इज कोलेजन प्रोटीन। ओके, वहीं अगर हम प्लांट वर्ल्ड की बात करें या ऑल ओवर द बायोस्फीयर की बात करें तो सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन और एंजाइम कौन होता है, रुबिस्को। बट यहाँ पर बात की गई है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन केस ऑफ एनिमल्स, तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोलेजन प्रोटीन। सो द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच मेथड अ न्यू ब्रीड हिसार डेल ऑफ शीप formed by using बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। तो देखिए बच्चों ये एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, क्रॉस ब्रीडिंग का क्वेश्चन है। तो बच्चों हिसार डेल इज अ क्रॉस ब्रेड ऑफ sheep which was developed at पंजाब। ओके, तो बच्चों ये क्रॉस ब्रीड ऑफ शीप है, इसका फॉर्मेशन पंजाब में किया गया था बाय द क्रॉसिंग ऑफ मेरिनो एंड बीकानेरी शीप। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो मेल है दैट इज मेरिनो और जो फीमेल है दैट इज बीकानेरी शीप। मेल शीप को कहते हैं हम रैम और जो फीमेल शीप है उसको कहा जाता है ईव। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, किसका एग्जांपल है ये, क्रॉस ब्रीडिंग का। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन।
तो देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डुओडेनम। देखो बच्चों ये गलत है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है ह्यूमंस में, ये अराइज होता है सीकम से, दैट इज ब्लाइंड सैक। तो यहाँ पर डुओडेनम की जगह क्या आना चाहिए, सीकम। ओके बच्चों, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो बच्चों ये गलत है। इलियम इज लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर स्मॉल की जगह क्या आना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, सो आउटर टू इनर देयर आर टोटल 4 लेयर्स, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है, ना कि इनर मोस्ट। तो यहाँ पर इनर मोस्ट रॉन्ग है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब लास्ट पे चलते हैं। देखिए इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, बिल्कुल सही है बच्चों। इलियम जो है हाईली कॉइल्ड एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। देखिए बच्चों जहां पर भी एंथ्रोपोजेनिक टर्म आता है दैट वी यूज फॉर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से होने वाले एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स के लिए करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो देखिए वन बाय वन हम रीड करते हैं। तो देखिए डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापेगस आइलैंड। देखिए बच्चों ये नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टिव रेडिएशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, सेकंड गिवन है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड। देखिए बच्चों हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक, इन सब का यूज किसने स्टार्ट किया, ह्यूमंस ने। तो इन्हीं की वजह से इवॉल्व होके रेजिस्टेंट ब्रीड्स एंड वैरायटीज का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है। वहीं बात करें हम ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, तो देखिए अभी हमने बात करी ड्रग्स का भी इंट्रोडक्शन किसकी वजह से हुआ, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ड्रग का इंट्रोडक्शन भी किसकी वजह से हुआ, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो ये भी करेक्ट है। अब वहीं बात करते हैं मैन क्रिएटेड। देखिए बहुत इजी है, मैन क्रिएटेड ही इन्होंने खुद बोल दिया है, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इन्वॉल्व है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल ब्रीड्स और वेराइटीज का फॉर्मेशन किया गया है, जैसे डॉग्स में, इसके अलावा पिजन में। अगर हम प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वी कैन से वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, केल, कोलराबी, रेड कैबेज, ये सब। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ये भी सही है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए बी सी डी राइट है, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। कॉलम 1 में दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल एंड पैंक्रियास। तो देखिए बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन है। कॉलम 2 में इनसे रिलेटेड हाइपो और हाइपर सिक्रेशन की डिजीजेस दी हुई हैं, इनसे हमें करेक्टली मैच करना है। तो देखिए वन बाय वन हम करेक्टली मैच करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो देखिए बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड यहाँ पर डिसऑर्डर्स अगर हम एनलिस्ट करें तो देखिए ग्रेव्स डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस एंड एडिसन्स डिजीज। तो देखिए बच्चों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो 2 हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं विच आर ADH एंड ऑक्सीटोसिन, बट these 2 hormones are synthesized by hypothalamus.
which are transported axonally from hypothalamus up to the posterior pituitary gland। तो देखिए बच्चों, posterior pituitary gland से निकलने वाला जो ADH हार्मोन है, अगर इस ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे होने वाली डिजीज जो है दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, सो ADH डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज जो है वो होगा डायबिटीज इंसिपिडस। वहीं हम बात करते हैं पैंक्रियास की बीटा सेल से जो सिक्रेट होने वाला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, उसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलाइटस डिजीज होता है, राइट। सो अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी है सो इट वुड बी रिजल्टेड इनटू डायबिटीज मेलाइटस डिजीज। तो देखिए बच्चों, मैच करते हैं। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको हम यहाँ मैच कर सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस से। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, थायराइड ग्लैंड दिया है, तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो दिया गया है ग्रेव्स डिजीज, जिसको बेस्डॉस डिजीज या पेरीज डिजीज, टॉक्सिक गॉइटर या फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी कहा जाता है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म से होने वाली डिजीज है। तो देखिए यहाँ ग्रेव्स डिजीज से इसे मैच किया जा सकता है। सो फर्स्ट यहाँ मैचिंग हो गया। वहीं देखिए बच्चों, अब दिया गया है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके कॉर्टेक्स और मेड्यूला से कई सारे टाइप के हॉर्मोन्स निकलते हैं। कैटेकोलामाइन से दे आर रिलीज्ड फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एडिसन्स डिजीज। तो बच्चों एड्रिनल कॉर्टेक्स के हाइपोसेक्रेशन से होने वाला ये डिजीज है एडिसन्स डिजीज। तो यहाँ पर मैच कर सकते हैं हम इसे फूड से। और नेक्स्ट में दिया है पेंक्रियास। जैसा हमने बताया पेंक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होगा और उसकी अगर डेफिशिएंसी होती है सो इट वुड रिजल्ट इनटू द डायबिटीज मेलाइटस। तो इसे मैच कर सकते हैं बच्चों सेकंड से। तो अब बहुत इजी हो गया है, करेक्ट मैचिंग हम देख सकते हैं। तो देखिए ए का थर्ड, नेक्स्ट बी का फर्स्ट, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। देखिए बच्चों यहाँ पर एसटीडीज की बात हो रही है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। देखते हैं हम ऑप्शंस में क्या बेस्ट आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर कैंसर, एड्स एंड सिफिलिस दिया है। तो बच्चों कैंसर यहाँ पर रॉन्ग है, एड्स एंड सिफिलिस दे आर एसटीडीज, तो ये आंसर नहीं हो सकता। देखिए बच्चों गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीज ऑल ऑफ देम आर एसटीडीज। गोनोरिया जो है ये निजेरिया गोनेरी नाम के बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होने वाली एसटीआई है। वहीं जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होने वाला एक एसटीआई है, एसटीडी है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। गोनोरिया यहाँ करेक्ट है, बट यहाँ मलेरिया दे दिया बच्चों, और मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये एसटीआई नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन नहीं है। जेनाइटल हर्पीज यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन में एड्स करेक्ट है, बट मलेरिया यहाँ रॉन्ग हो गया, फाइलेरिया ये रॉन्ग हो गया। एलिफेंटिएसिस तो ये एक हेलमिन से होने वाला डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में मैचिंग्स देखते हैं। तो देखिए कॉलम 1 में दिया है ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, बी में एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। कॉलम 1 से पता चल रहा है ये एनिमल किंगडम से लिया गया क्वेश्चन है, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉलम सेकंड में दिए गए जो एनिमल्स हैं इनसे करेक्टली मैच करना है। तो 1 बाय 1 हम मैच करते हैं। देखिए बच्चों पहले कॉलम में दिया है ग्रेगेरियस एंड पॉलीफेगस पेस्ट, बहुत सिंपल मैचिंग है यहाँ पर। ग्रेगेरियस और पॉलीफेगस पेस्ट है, ये कौन होता है, लोकस्टा, जो
रहते ग्रुप में हैं बट दे डू नॉट हेल्प ईच अदर, तो ऐसे पेस्ट को क्या कहा जाता है? ग्रेगेरियस पेस्ट। और कौन सा एग्जाम्पल है? लोकस्टा, जो एक आर्थ्रोपोड है। तो यहाँ मैचिंग हम कर सकते हैं 4th से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्री। तो देखिए बच्चों, जो स्टार फिशेस होती हैं या हम इकाइनोडर्मेटा मेंबर्स की बात करते हैं, सो दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री इन केस ऑफ देयर एडल्ट्स। वहां पर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बट देयर लार्वा एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। तो अगर हम सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लार्वा जो है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा। तो यहाँ हम इकाइनोडर्मेटा का अगर मेंबर देखना चाहें तो गिवन है एस्टेरियास। एस्टेरियास स्टारफिश को कहा जाता है, तो इसे हम मैच कर सकते हैं 1st से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बुक लंग्स दिया है। तो देखिए बुक लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्पाइडर्स में, स्कॉर्पियंस में, एरेक्निड्स में, जो एक आर्थ्रोपोड है। और अगर हम बात करते हैं बुक गिल्स की, तो बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा लेमुलस किंग क्रैब में, वो भी एक आर्थ्रोपोड है। तो यहाँ मैचिंग की जा सकती है स्कॉर्पियन से। अब नेक्स्ट हम देखें बायोलुमिनेसेंस। तो बच्चों बायोलुमिनेसेंस जो है ये टीनोप्लाना फाइलम जो है उसके मेंबर्स जनरली शो करते हैं, विच इज एक्चुअली द एबिलिटी टू इमिट लाइट। तो बायोलुमिनेसेंस यहाँ कौन शो करेगा? टीनोप्लाना। तो इसे हम मैच कर सकते हैं, टीनोप्लाना इज अ मेंबर ऑफ टीनोफोरा। तो देखिए बच्चों, इस मैचिंग के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो ए का 4th। तो देखिए बच्चों, एक ही ऑप्शन में ए का 4th मैचिंग किया हुआ है, तो अगर आप एक भी करेक्टली मैच कर लेते हैं तो आपका इजीली आंसर निकल के आ सकता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा 3rd ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेम मैच द कॉलम से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए कॉलम 1 में बीटी कॉटन, एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, आरएनए इंटरफेरेंस एंड पीसीआर गिवन है। तो क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये। अब इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस से हमें मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन जब हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ प्लांट्स हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमने बहुत सारे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का फॉर्मेशन किया है, और उनमें से बेस्ट एग्जांपल है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो है, अब बीटी कॉटन के लिए जिन क्राइजीन्स को यूज किया जाता है तो उसका सोर्स बैक्टीरियम जो है वो है बैसिलस थोरिंजिएंसिस। ओके, तो यहाँ अगर हम कॉलम 2 में देखें तो इसकी मैचिंग हम 4th ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। तो बच्चों एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से इसके नाम का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है विच इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसके केस में बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का काउंट है वो कम हो जाता है, विच इज एक्चुअली caused due to defective gene of adenosine deaminase enzyme and which is treated by gene therapy, and first gene therapy was done in case of this severe combined immunodeficiency girl। तो बच्चों एडिनोसिन डीएमिनेज जो है डेफिशिएंसी से होने वाली जो स्किड डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए हमने यूज किया था जीन थेरेपी को, तो इसे हम मैच कर सकते हैं कॉलम 2 में 1st से। अब देखिए नेक्स्ट, आरएनए इंटरफेरेंस। सो बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है, इट इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स व्हिच इज यूज्ड इन केस ऑफ मेकिंग नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स। नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स के फॉर्मेशन के लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज किया है टोबैको प्लांट के अंदर। तो ये मेथड है एक सेलुलर डिफेंस का सभी यूकैरियोट्स में, तो इसे हम सिंपली मैच कर सकते हैं। देखिए कॉलम 2 में दिया गया है सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट में देखिए दिया गया है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके थ्रू हम जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करके अर्ली डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। पीसीआर का एक एप्लीकेशन होता है, एक यूज होता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज और कॉजेटिव एजेंट, लेट्स से एचआईवी। तो एचआईवी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए। वैसे बेसिक एप्लीकेशन या मेन एप्लीकेशन पीसीआर का किया जाता है फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए।
तो इसे हम करेक्टली मैच कर सकते हैं थर्ड से। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम अगर मैच करें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बीटी कॉटन को मैच कर सकते हैं फोर्थ से। तो देखिए एक ही ऑप्शन को अगर आप करेक्टली मैच करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ यहाँ पर डिजीजेस दिए गए हैं जिनके कॉजेटिव एजेंट से हमको मैच करना है। अगर आपको इनके कॉजेटिव एजेंट्स पता है तो बहुत इजी है आपके लिए क्वेश्चन। चलिए मैच करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो गिवन है वो है टाइफॉइड। तो टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। तो बच्चों इसे मैच किया जा सकता है थर्ड से। नेक्स्ट में दिया है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो बैक्टीरियल डिजीज है इसको कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल दो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। यहाँ पर गिवन है हीमोफिलस, तो इसे मैच कर सकते हैं हम। फिलेरियसिस और एलिफेंटियसिस जिसको वुचेरियसिस भी कहा जाता है, जो एक हेलमिंथिक डिसऑर्डर है, इसको कॉज करता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड मेलियाई। तो यहाँ पर मैच कर सकते हैं हम फर्स्ट से। और नेक्स्ट दिया है मलेरिया। एवरीवन नोज मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो इसे मैच कर सकते हैं हम सेकंड ऑप्शन से। तो करेक्ट मैचिंग क्या होगा यहाँ पर, तो ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन में ए को थर्ड से मैच किया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। देखिए बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन के oogenesis टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो हमें पता चलता है कि oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम इट्स मदर सेल। अब oogenesis जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि प्राइमरी oocyte जो सेल बनती है उसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, बट वो इंटरप्ट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में। ओके, और वो कंप्लीट कब होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और जब इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने के बाद में जो रिजल्टेंट सेल्स बनती हैं उनमें एक होता है हमारा सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंड जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखिए बच्चों सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड है वो स्टार्ट हो जाता है, बट अगेन वो रुक जाता है कौन से स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड में, टिल द एंट्री ऑफ स्पर्म। मतलब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म की एंट्री नहीं होती, तब तक सेकेंडरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसमें मियोसिस जो सेकंड है वो कंप्लीट होगा आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, जिससे जो दो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेंगी उनमें से एक बनेगा ओटिड और ओवम और सेकंड बनेगा सेकंड पोलर बॉडी, राइट। तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं सेकंड पोलर बॉडी एंड सेकंड प्रोड्यूस्ड लार्ज हैप्लॉइड सेल इज ओटिड और ओवम। तो देखिए बच्चों यहाँ पूछा है सेकेंडरी oocyte में मियोसिस की बात हो रही है, तो ये कब कंप्लीट होगा, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। प्रायर टू ओवुलेशन, देखिए ओवुलेशन से पहले जो बात की है वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिससे सेकेंडरी oocyte है वो एक्चुअली ओवुलेशन के टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज आउट होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन ये भी नहीं है। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्लियर आंसर हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट है स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेजेस। देखिए बच्चों बात की जा रही है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की और फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है डीएनए लाइगेजेस के बारे में, तो यही हमारा आंसर हो गया।
ओके, तो आंसर इज फर्स्ट। हालांकि ये बात सही है कि जो स्टिकी एंड्स हैं उनको डीएनए लाइगेजेस की हेल्प से हम अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है इनको हम एज एन आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स की बात करें तो देखिए, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी अपनी फंक्शनिंग या एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेप में डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है और उसके बाद में सेकंड स्टेप में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और थर्ड स्टेप पे कट लगाता है। तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। जैसा अभी हमने कहा पैलिंड्रोमिक साइट को आइडेंटिफाई करके कट लगाएगा, तो ये भी सही है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में टारगेट जीन को आइसोलेट करने के लिए वी हैव टू यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। देखिए बच्चों, लैंग्वेज से पता चल रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, वेक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो फर्स्ट देयर इज ओराई साइट। ओराई साइट जो है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाता है। इसके साथ साथ कितनी कॉपीज बनने वाली हैं प्लाज्मिड की उसके नंबर को भी डिसाइड करेगा। मतलब कॉपी नंबर को भी कौन डिसाइड करता है? ओराई साइट। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स, जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स जिसकी फॉर्म में हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को या फिर कलरिंग रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं। और अगर वेक्टर प्लाज्मिड है तो इसमें ROP साइट या फिर हम बोल सकते हैं रोप जीन का भी यूज किया जाता है, जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड होता है। तो अब बच्चों यहाँ क्लियरली पूछा है कि कॉपी नंबर को कौन डिसाइड करेगा, तो सीधा सा आंसर है ओराई साइट। यहाँ हम चेक कर सकते हैं रिकॉग्निशन साइट, सेलेक्टेबल मार्कर, ओराई साइट एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑप्शंस में दिए गए। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ओराई साइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है दो कॉलम्स को मैच करके। तो देखिए कॉलम 1 में दिया है फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमियन, स्कैपुला एंड ग्लिनोइड कैविटी। स्केलेटल सिस्टम का क्वेश्चन है, तो बोन को इनकी प्रॉपर्टीज से मैच करना है। तो देखिए पहला दिया है फ्लोटिंग रिब्स। तो देखिए बच्चों, रिब्स जो है वो ह्यूमंस में 12 पेयर होती है, उनमें से फर्स्ट 7 जो हैं वो ट्रू रिब्स हैं। नेक्स्ट 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स जो हैं उनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और 11th एंड 12th पेयर ऑफ जो रिब्स जो ओनली वर्टिबल कॉलम से अटैच रहता है बट स्टर्नम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच नहीं होता, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स या फिर वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर कॉलम सेकंड में प्रॉपर्टी से मैच किया जाए तो देखिए इन्हें हम क्या कर सकते हैं? फोर्थ से मैच, डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम। वहीं बात करें बच्चों एक्रोमियन की, तो देखिए जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये स्कैपुला का प्रोसेस है। जब स्कैपुलर स्पाइन आगे जाके पॉइंटेड हो जाता है तो वो एक्रोमियन प्रोसेस का फॉर्मेशन करता है, जो हमारे पेक्टोरल गर्डल के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट क्लेविकल बोन से कनेक्ट करेगा। और क्लेविकल जहां स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से कनेक्ट करता है वहां पे हमारे हाई पॉइंट ऑफ शोल्डर का फॉर्मेशन होता है। तो एक्रोमियन की मैचिंग हम कर सकते हैं। एक्रोमियन किससे अटैच होगा? क्लेविकल से, तो इसे हम मैच कर सकते हैं। वहीं देखिए नेक्स्ट दिया है स्कैपुला। तो स्कैपुला बोन जो है ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, जो हमारे पेक्टोरल गर्डल में डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और लोकेटेड होता है 2nd से 7th रिब्स के लेवल पे। तो देखिए क्लियर कट इसे हम मैच कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिया है ग्लिनोइड कैविटी। तो देखो बच्चों, जो ग्लिनोइड कैविटी है ये स्कैपुला
फॉर्म करती है एक कप शेप कैविटी, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस, जो हमारी ह्यूमरस बोन है उसका हेड आके यहाँ अटैच होता है और बॉल एंड सॉकेट नाम का मूवेबल जॉइंट बनाता है। तो सिंपली इसे मैच किया जा सकता है सेकंड ऑप्शन से। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्लोटिंग रिब्स जो है इसे हम मैच कर सकते हैं फोर्थ से, एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है ये, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम रन करवाते हैं एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब वहां पर डीएनए स्टेन को विजुअलाइज करने के लिए, डीएनए स्ट्रैंड्स को विजुअलाइज करने के लिए वी यूज इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन, और इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन से स्टेनिंग करने के बाद हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को जब यूवी लाइट की प्रेजेंस में देखते हैं तो दे अपीयर लाइक डार्क कलर्ड ऑरेंज बैंड्स। तो ये डार्क कलर के ऑरेंज बैंड्स की फॉर्म में हमें दिखाई देंगे। तो यही यहाँ पर पूछा है। तो देखिए इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन, देखिए बच्चों यहाँ इंफ्रारेड जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है एसिटोकार्मिन इन ब्राइट ब्लू लाइट, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, तो यहाँ पर आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एसिटोकार्माइन, इसका यूज नहीं करते हम, तो ये भी गलत है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली हमें देखना है ग्लाइकोसाइडिक और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बायोमोलिक्यूल का बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है ये मिलता है हमें पॉलीसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स में, मतलब जो शुगर्स हैं वहां पर हमें देखने को मिलेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और वहीं पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स के केसेस में। ओके सो ये हमें मिलेगा प्रोटीन्स में। ओके बच्चों, तो देखिए हम मैच करते हैं। देखिए बच्चों पहले दिया है एन्युलिन, सो एन्युलिन एक फ्रक्टन है, मतलब फ्रक्टोज का पॉलीसेक्राइड है, और फ्रक्टोज का पॉलीसेक्राइड है तो पॉलीसेक्राइड मतलब शुगर है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसाइडिक, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंसुलिन दिया है, इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन हार्मोन है जहाँ कौन से बॉन्ड्स हमें मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, तो देखिए यही आंसर होगा। बाकी हम मैच करके देखते हैं। तो देखिए काइटिन, काइटिन एक टाइप का पॉलीसेक्राइड है, तो यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा डेफिनेटली। बट अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये एक टाइप का डिराइव्ड लिपिड है, यहाँ एस्टर बॉन्ड मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। वहीं बच्चों थर्ड ऑप्शन में हम देखें तो ग्लिसरॉल दिया है, ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, एक टाइप का सिंपल लिपिड है, तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ट्रिप्सिन दिया है, ट्रिप्सिन बच्चों क्या होता है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो प्रोटीन है, प्रॉपर्टी में प्रोटीन होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, बट यहाँ पर ग्लिसरॉल दिया है पहले ऑप्शन में, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेल्यूलोज दिया है और लेसिथिन दिया है, तो देखिए बच्चों सेल्यूलोज जो है ये ग्लूकोज का एक पॉलीसेक्राइड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, बट सेकंड ऑप्शन में दिया है लेसिथिन विच इज फॉस्फेटिडिल कोलिन, अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, और लिपिड है, तो यहाँ पर हमें कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, एस्टर बॉन्ड, तो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो ये भी आंसर हम चूज नहीं करेंगे। तो यहाँ बच्चों जो आंसर होगा वो है फर्स्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। सो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो देखिए फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, बिल्कुल सही है, मदर से एंटीबॉडीज है वो फीटस में टू वेज से आ सकती हैं, या तो थ्रू प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज जो आती हैं विच आर स्मॉलेस्ट, और वो कौन सी होती है, आईजीजी एंटीबॉडीज। और वहीं हम बात करें
कोलेस्ट्रम के थ्रू जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द मदर आफ्टर पार्चुरेशन, तो उसमें IgA एंटीबॉडीज होती हैं और IgA एंटीबॉडी एज वेल एज IgG एंटीबॉडी मदर की बॉडी में फॉर्म हो रही है, फीटस की बॉडी में फॉर्म नहीं हो रही, तो पैसिवली फीटस की बॉडी में जा रही है, तो ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा? पैसिव इम्यूनिटी। यही लिखा हुआ है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ होस्ट, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। बिल्कुल सही है बच्चों कि जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन का एक्सपोजर होता है तो एंटीजन के एक्सपोजर के बाद ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाता है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स इन आवर बॉडी, और इसीलिए हम बोलते हैं एंटीजन। एक्चुअली एंटीजन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या दिया है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। यही हमने अभी बात करी थी कि जब रेडीमेड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को जब बॉडी के अंदर डाला जाता है तो वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब फोर्थ पे आते हैं, देखिए एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रेस्पॉन्स। देखिए बच्चों जब पहली बार कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एक्सपोज होता है तो उसके प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, ओके, तो जो फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होगा इट इज वीक इन नेचर, बट यहाँ पर क्या बोला है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है दैट इज क्विक, तो ये बेटा क्विक नहीं होती, वो कैसी होती है? स्लो होती है। जो हमारा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है वो स्लो होता है और इस टाइम पे हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज या कॉजेटिव एजेंट के सिम्टम्स अपीयर हो, ओके, तो उसका रेस्पॉन्स स्लो होता है, और यहाँ दिया है कि इट गिव्स फुल रेस्पॉन्स, तो इसीलिए बच्चों ये टोटली रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। हाँ, अगर यहाँ दिया होता अगर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब जब सेम एंटीजन की हमारी बॉडी में वापस से एंट्री होती है, सब्सिक्वेंट एंट्री होती है, तब हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज कर चुका है, उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में बन चुकी हैं, तो जब उसका सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा हमारी बॉडी में तब जो रेस्पॉन्स जनरेट होगा दैट इज सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स और एन एमनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स, जो फास्ट होता है और हाइटेंड होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर को, करेक्ट मैचिंग को हमें चूज करना है, तो देखिए पहला एक्सोन्यूक्लियसेस, लाइगेसेस, पॉलीमरेसेस, न्यूक्लियसेस। क्लियर कट पता चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से लिया गया क्वेश्चन है, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चंस इन ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट मानते हुए प्रॉपरली इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो देखिए मैच करते हैं हम, एक्सोन्यूक्लियसेस के लिए दिया है कि मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन डीएनए। तो देखिए बच्चों एक स्पेसिफिक पोजीशन में डीएनए के अंदर कट करने का काम जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को वो एंडोन्यूक्लियसेस करते हैं, ना कि एक्सोन्यूक्लियसेस, तो यहाँ एक्सो दिया है इसीलिए रॉन्ग है। वहीं बात करें बच्चों नेक्स्ट में दिया गया है लाइगेसेस, तो देखिए लाइगेशन का मतलब ही होता है टू ज्वाइन, तो लाइगेसेस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके टू डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करते हैं, तो यही दिया है ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये करेक्ट है। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट दिया है पॉलीमरेसेस ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, तो ये टोटली रॉन्ग है, नाम से समझ आ रहा है ये पॉलीमराइजेशन करेंगे ना कि ब्रेकिंग, तो इसीलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियेसेस, तो बच्चों न्यूक्लियेसेस के लिए दिया है सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। देखिए बच्चों न्यूक्लियेसेस जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करके न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन कर देते हैं, जबकि डीएनए के टू स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को क्लीव नहीं करना होता, जो काम न्यूक्लियेसेस करते हैं, बल्कि हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है, जो हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए न्यूक्लियेसेस नहीं करेंगे, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं न्यूक्लिक एसिड को, तो इसलिए ये कहना गलत है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड ऑप्शन।